मोशन इन 2D। दो एक्सेस में एक साथ मोशन हो रहा है। अभी इससे पहले 1D मोशन था, अब आ रहा है 2D। दो एक्सेस में एक साथ मोशन, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अगर हम किसी बॉडी को एक प्लेन में, प्लेन मतलब दो एक्सेस से बना हुआ शेप, अगर हम किसी बॉडी को एक प्लेन में यू वेलोसिटी से फेंक दें हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पर, या एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री के एंगल पर, ग्रेविटी वर्टिकल में लग रही है, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन करेगा। वो मोशन होगा उसका प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम कहते हैं रेंज। बॉडी कितने टाइम तक टोटल एयर में रहती है, हवा में रहती है, उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और बॉडी अपने पाथ में कितनी मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करती है, कितनी महत्तम ऊंचाई तक जाती है, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। रेंज का फॉर्मूला होता है, अगर बॉडी को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है थीटा डिग्री पर, तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रख सकते हैं हम, या फिर 2 यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाई जी। यू साइन थीटा आप यू वाई कह सकते हो, वाई एक्सेस वाले वेलोसिटी, और यू कॉस थीटा को आप यू एक्स भी कह सकते हो। तो अपने सुविधा अनुसार आप फॉर्मूला यूज़ कर लेना। फिर से एक बार बोल देना हूँ, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, या यू स्क्वायर की जगह पे दो बार यू को ब्रेक कर लिया, 2 बाहर 2 यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाई जी, या 2 यू एक्स यू वाई बाई जी। यू एक्स एंड यू वाई इनिशियल वेलोसिटी हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ये तीनों फॉर्मूले हैं रेंज के, हाइट के और टाइम ऑफ फ्लाइट के इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मींस यू कॉस थीटा, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो कांस्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होता, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है। वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल होती है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट होती है। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल होती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑलवेज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा यू कॉस थीटा रहेगी, किसी भी पोजीशन पे आप देख लें, बट वर्टिकल वेरिएबल होगी। हाँ, इस वजह से रिजल्टेंट वेलोसिटी जरूर वेरिएबल होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि भाई रिजल्टेंट होगा अंडर रूट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर एक भी वेरिएबल है, वर्टिकल वेरिएबल है भैया, और अगर वर्टिकल वेरिएबल होगा तो 100% रिजल्टेंट वेलोसिटी वेरिएबल होगी। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, वर्टिकल वेरिएबल। इन सब वेलोसिटी, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इनमें आपस में रिलेशन होता है। रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन t इज इक्वल टू अंडर रूट 2r बाई जी टेन थीटा। याद रखिएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2r बाई जी टेन थीटा। टेन थीटा भी रूट के अंदर है। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू अंडर रूट 8h अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की कितनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन है t इज इक्वल टू अंडर रूट 8h अपॉन जी। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा होता है। हाँ, रेंज और मैक्सिमम हाइट का जो रिलेशन है वो थीटा पे डिपेंड करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हाइट जो है वो रेंज की हाफ है, या रेंज हाफ है हाइट की, ये डजेंट मैटर, ये मिसकंसेप्शन है। भैया थीटा जितना होगा उस हिसाब से रेंज और हाइट में आपस में रिलेशन होता है।
कई बार रेंज और हाइट इक्वल दी होती है, तो टेन थीटा की वैल्यू आती है 4। तो वो कुछ भी हो सकता है, कभी रेंज ज़्यादा हो सकती है, कभी हाइट ज़्यादा हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिलेशन याद रखना है, R इज इक्वल टू 4h cot थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हाँ देखिए एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर जब तक नहीं होगी तब तक बात नहीं करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज होती है जब हम उसको 45 डिग्री पर फेंकते हैं। किसी प्रोजेक्टाइल को जब 45 डिग्री पर फेंका जाता है तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए 45 पे ना फेंक के 45 डिग्री पे फेंके या 55 डिग्री पे फेंके, तो आपसे पूछते हैं कि रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर होगी। तो रेंज मैक्सिमम उस एंगल पर होती है जो एंगल 45 डिग्री के सबसे करीब होता है, 45 डिग्री के सबसे पास में होता है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि अगर दो ऐसे एंगल हैं जो 45 से सेम डिस्टेंस पर है, जैसे मान लीजिए 35 और 55, 35 और 55, दोनों से 10-10 का डिफरेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में 35 और 55 दोनों पे रेंज सेम होगी। तो इससे एक रिलेशन निकलता है। अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से, एंगल एक ही बार लेना भैया, या तो हॉरिजॉन्टल से लेना या तो वर्टिकल से लेना, ये नहीं कि एक बार हॉरिजॉन्टल से और एक बार वर्टिकल से। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल से किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा डिग्री पर फेंकें या 90 माइनस थीटा डिग्री पर फेंकें विद द सेम स्पीड यू, दोनों ही सिचुएशन में रेंज सेम आएगी। दोनों ही सिचुएशन में रेंज सेम आती है, भले ही मैक्सिमम हाइट बदल जाए, भले ही टाइम ऑफ फ्लाइट बदल जाए, एक बार h1 हाइट, एक बार h2 हाइट, एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट t1, एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट t2, लेकिन रेंज सेम होगी। जैसे आप 30 डिग्री पर फेंको या 60 डिग्री पर फेंको, रेंज सेम होगी। 15 डिग्री पर फेंको या 75 डिग्री पर फेंको, क्योंकि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो चाहे आप थीटा पे फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंको, अगर यू सेम है तो रेंज सेम होती है। हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होते हैं। ऐसी सिचुएशन में h1 और h2 दो हाइट हैं बॉडी की और रेंज है r, आपस में रिलेशन होता है r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 इंटू h2। r इज इक्वल टू 4 बाहर है, अंडर रूट h1 इंटू h2, और t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2r बाई जी। t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2r बाई जी। तो दो फॉर्मूले, r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2 और t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2r बाई जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग होता है कॉन्सेप्ट कि एक बॉडी को हम फेंक रहे हैं कि वो मैक्सिमम रेंज कवर कर रही है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 होगा। तो उस समय बॉडी की हाइट h है, तो रिलेशन लगेगा r इज इक्वल टू 4h cot थीटा। हाँ, इसी में और थीटा 45 होगा, cot 45 हो गया 1, तो r इज इक्वल टू 4h आएगा। इसी में h इज इक्वल टू r बाई 4 हो जाएगा। इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि बॉडी को एक बार मैक्सिमम रेंज में फेंका जाता है और एक बार मैक्सिमम हाइट पर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि एक बार मैक्सिमम रेंज एक बार मैक्सिमम हाइट, तो इसका मतलब बॉडी को दो बार फेंका गया है। मैक्सिमम रेंज के लिए 45 पे फेंका गया होगा और मैक्सिमम हाइट के लिए बॉडी को वर्टिकल उछाला गया होगा, तो बॉडी को दो बार फेंका गया। लेकिन अगर ये हो कि एक बार बॉडी को फेंका जाता है और उसकी रेंज और हाइट में क्या रिलेशन है, या रेंज मैक्सिमम है तो हाइट कितनी होगी, तो इसका मतलब है बॉडी को सिर्फ एक ही बार फेंका गया है। तो दोनों में अंतर होता है। अगर बॉडी को दो बार फेंका जाए अलग अलग तो सिचुएशन अलग होती है, और अगर बॉडी को एक ही बार फेंका जाए तो हाइट जो है वो कहलाएगी वो मैक्सिमम, लेकिन एक ही बार फेंका गया है। तो अब r इज इक्वल टू 4h cot थीटा लगेगा, थीटा की जगह हम 45 रखेंगे तो h इज इक्वल टू r बाई 4 आएगा, और अगर दो बार फेंकोगे तो h इज इक्वल टू r बाई 2 आता है। तो लोग मिक्स कर देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये जरूर देखिएगा कि बॉडी को एक बार फेंका गया है कि दो बार फेंका गया, उसी एफर्ट से एक बार की दो बार। कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बार फेंका जाए r बराबर 4h cot थीटा,
और 2 बार फेंका जाए तो एक बार वर्टिकल ऊपर उछाल देना और एक बार हॉरिजॉन्टल फेंक देना 45 डिग्री पर, तो रिलेशन आएगी r इज इक्वल टू h बाई टू, सॉरी h इज इक्वल टू r बाई टू। ध्यान रखिएगा, तो दोनों सिचुएशंस दिमाग में लेके चलिएगा। r इज इक्वल टू 4h cot थीटा, तो h इज इक्वल टू r बाई 4, और अगर 2 बार फेंके तो h इज इक्वल टू r बाई टू। फिर कहते हैं कि एक जगह पे एक बुलेट गन को रख के फायरिंग करी जा रही है, तो मैक्सिमम कितना एरिया वो कवर कर सकती है। अरे भाई, मैक्सिमम एरिया कवर करने वाली जहाँ तक बात है, तो मैक्सिमम एरिया आप 45 डिग्री पे चलाओ तो मैक्सिमम दूरी पे जाके बुलेट गिरेगी, तो मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरेगी तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल होगी, और हर तरफ आप उसको घुमा घुमा के अगर गन को चलाएंगे तो पूरा सर्कुलर ट्रैक आएगा। तो मैक्सिमम एरिया कवर होगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस होगी मैक्सिमम रेंज के बराबर, और मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर बाई जी 45 डिग्री पर, तो उसमें वैल्यू रख देंगे पाई आर स्क्वायर में, तो पाई आर की जगह यू स्क्वायर बाई जी, तो आ जाएगा पाई यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। ये एरिया कवर होगा अगर हम बुलेट को गन को सेंटर पर रख के हर तरफ फायरिंग करें, तो सर्कुलर एरिया कवर होगा और मैक्सिमम एरिया की वैल्यू ये होगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मोशन, पैराबोलिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। साहब, स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो या तो 0 होगा या तो 180 होगा, फिक्स रहेगा, या तो 0 होगा या तो 180 होगा। सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो फिक्स रहता है, 90 डिग्री होता है हमेशा, ऑलवेज 90 डिग्री। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल कंटिन्यूसली चेंज होता है, कंटिन्यूसली बदलता है, कंटिन्यूसली उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाती है। तो उस सिचुएशन में आप एंगल 0 से ज़्यादा होगा और 180 से कम, 0 से ज़्यादा होगा और 180 से कम, ध्यान रखिएगा, 0 से ज़्यादा 180 से कम। अगर 0 हो गया तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, या 180 हो गया तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के एट द हाईएस्ट पॉइंट एंगल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में कंटिन्यूसली एंगल चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बदलता चला जाता है। तो कहते हैं कि किसी टी टाइम बाद बॉडी को थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट किया और टी टाइम बाद हॉरिजॉन्टल से बॉडी कितने एंगल पर होगी, तो टी टाइम बाद हॉरिजॉन्टल से बॉडी कितने एंगल पर होगी, तो tan अल्फा इज इक्वल टू वाई एक्सेस वाले वेक्टर अपॉन एक्स एक्सेस वाले वेक्टर, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में टी टाइम बाद, आफ्टर टाइम टी, आपसे पूछते हैं वेलोसिटी कितनी होगी, अरे भैया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रहती है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल होती है, तो वर्टिकल वेलोसिटी होगी इनिशियल यू साइन थीटा माइनस जी टी, वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा दो, तो हॉरिजॉन्टल होगी यू कॉस थीटा, वो हमेशा सेम, वर्टिकल होगी यू साइन थीटा माइनस जी टी, और अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछें तो उसकी वैल्यू आती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, तो हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा, वर्टिकल यू साइन थीटा माइनस जी टी, और रिजल्टेंट की वैल्यू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट से कम हाइट पर बॉडी 2 बार होती है, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम हाइट 10 मीटर है, आपसे पूछा जाए बॉडी 8 मीटर पे कब होगी, तो भैया एक बार जाते समय होगी और एक बार आते समय होगी। तो कहते हैं कि जाते समय अगर पहली बार t1 टाइम पर है
और दूसरी बार t2 टाइम पर उसी हाइट पर है, पहली बार t1 टाइम पर और दूसरी बार t2 टाइम पर है। t1 और t2 शुरुआत से टाइम है, शुरुआत से आप देख रहे हो तो t1 टाइम और शुरुआत से आप देख रहे हो तो t2 टाइम। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। याद रखिएगा t1 t2 शुरुआत से है, पहली बार t1 टाइम, दूसरी बार t2 टाइम, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे कि बॉडी किसी पर्टिकुलर हाइट पर पहली बार 3 सेकेंड पर है और दूसरी बार 5 सेकेंड पर है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 3 + 5, 3 + 5 दैट इज 8 सेकेंड। हाँ, अगर मान लीजिए पूछा जाए कि पहली बार एक पर्टिकुलर हाइट पर है और दोबारा फिर से एक पर्टिकुलर हाइट पर है, तो उस हाइट के बीच का टाइम कितना होगा? उस हाइट के बीच का टाइम कितना होगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है t2 - t1 2 √u² sin² थीटा -2gh/g। तो 2 √u² sin² थीटा -2gh/g, ये फॉर्मूला आप सीधे याद रखिएगा। ये बीच का टाइम है, इन बिटवीन का टाइम है। पर्टिकुलर हाइट पर 2 बार है तो इन बिटवीन ये टाइम लगता है उसका। 2 √u² sin² थीटा -2gh/g। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। कई बार कहते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज मान लीजिए 100 मीटर है और आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल जब हॉरिजॉन्टल 70 मीटर की दूरी पर होगा, 70, उस समय पर प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल हाइट क्या होगी, यानी कि वाई क्या होगा? मतलब आपको एक्स दिया है और आपसे वाई पूछ रहे हैं। कितना भी एक्स हो सकता है कि बॉडी जब एक्स मान लीजिए हॉरिजॉन्टल 10 मीटर चला, 10 मीटर चला, तो हाइट क्या होगी? उसके लिए हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यूज़ करते हैं। y इज इक्वल टू x tan थीटा -gx² cos² थीटा। फिर से y इज इक्वल टू x tan थीटा -gx² cos² थीटा। इससे हम कभी भी निकाल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा तो वर्टिकल इतनी हाइट पर होगा, या वर्टिकल इतनी हाइट पर होगा तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर होगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी तक जो भी बात हमने करी वो प्रोजेक्टाइल सेम लेवल का था, मतलब ग्राउंड पे फेंका गया, ग्राउंड पर गिरा। अब बात करते हैं डिफरेंट लेवल। किसी हाइट से अगर हम प्रोजेक्टाइल को फेंकें तो हम हॉरिजॉन्टल भी फेंक सकते हैं। मान लीजिए किसी बिल्डिंग से हम किसी बॉडी को फेंकें तो हॉरिजॉन्टल भी फेंक सकते हैं भैया, बॉडी को ऊपर की तरफ भी फेंक सकते हैं, या बॉडी को नीचे की तरफ भी फेंक सकते हैं। तीनों सिचुएशन पॉसिबल हैं। तो किसी बिल्डिंग से अगर हम किसी बॉडी को फेंकते हैं तो 3 सिचुएशन में बात करते हैं। तो एक सिचुएशन याद रखिए, अगर हम हॉरिजॉन्टल यू वेलोसिटी से फेंकें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलग देख लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन अलग देख लेंगे, काम खत्म, इक्वेशन बना लेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी वाली इक्वेशन बनेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा देंगे बस। तो अगर मान लीजिए किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल फेंकें और हम पूछें आपसे वो कितनी डिस्टेंस पे गिरेगी, कितना रेंज कवर करेगी, तो x, मान लीजिए x दूरी पे जाके गिरती है, तो x इज इक्वल टू होता है u √2h/g। अगर एक बिल्डिंग से किसी बॉडी को फेंका गया है, बिल्डिंग की हाइट h है, तो बॉडी कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगी, तो x इज इक्वल टू u √2h/g। पूछा जाए बॉडी कितने टाइम पर गिरेगी, तो t इज इक्वल टू √2h/g। टाइम फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो, टाइम फाइंड हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में आप वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो, टाइम का आ जाएगा। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ vt² लगा लेना। प्योर हॉरिजॉन्टल हमने बॉडी को फेंका है तो समय पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, u 0 रख देना, आ जाएगा t इज इक्वल टू √2h/g। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, हॉरिजॉन्टल जब देखेंगे तब वर्टिकल से मतलब नहीं होगा, वर्टिकल देखेंगे तब हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं होगा। कई बार स्टेयर वाला क्वेश्चन, सीढ़ी वाला क्वेश्चन, एक बॉडी को हम सीढ़ी पे लुढ़का दें, बॉडी किस सीढ़ी पर जाके टकराएगी, बॉडी किस सीढ़ी पर जाके टकराएगी अगर u वेलोसिटी से हमने बॉडी को लुढ़का दिया। एक सीढ़ी की हाइट h है और सीढ़ी की जो विड्थ, चौड़ाई है वो x है, बॉडी को u वेलोसिटी से हमने फेंका है, तो बॉडी किस सीढ़ी पे जाके टकराती है, तो n इज इक्वल टू होता है 2u² h/x² × g। फिर से सुन लीजिए,
NVCD पर गिरती है, दैट इज 2u² अपॉन x स्क्वायर इंटू जी। u इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली, h सीढ़ी की हाइट, एक सीढ़ी की हाइट, x एक सीढ़ी की चौड़ाई विड्थ, तो 2u²h अपॉन x स्क्वायर इंटू जी। स्पेशल बात, ये फार्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब बॉडी सीढ़ी के कॉर्नर पे जाके गिरे, जब बॉडी सीढ़ी के कॉर्नर पे जाके गिरे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन आती है कि एक ट्रेन है, उसमें एक लड़का जा रहा है, वो एक बॉडी को उछाल देता है। बॉडी कहाँ गिरेगी? जब वापस आएगी तब। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर हॉरिजॉन्टल दोनों सेम चले तो बॉडी हाथ में गिरेगी। अगर ट्रेन ज़्यादा चल जाए, बॉल कम चले तो पीछे गिरेगी। और अगर बॉल ज़्यादा चल जाए, ट्रेन कम चले तो आगे गिरेगी। तो बेसिक आपको समझाया गया था कि अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो बॉडी हाथ में गिरेगी। ट्रेन अगर एक्सेलरेशन से चल रही है तो ट्रेन ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी, बॉडी कम, तो पीछे गिरेगी। और ट्रेन अगर रिटार्डेशन है, ब्रेक लग रहा है, तो बॉडी आगे गिरेगी और ट्रेन कम चलेगी। पाथ कैसा दिखेगा? एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर दो एक्सेस में वेलोसिटी दिखे तो पाथ पैराबोलिक दिखेगा, सिंगल वेलोसिटी दिखे तो पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति है उसे ट्रेन की वेलोसिटी थोड़ी ना दिखेगी, उसे तो सिर्फ उसने बॉडी को उछाल दिया तो उसे सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिखेगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक वेलोसिटी दिख रही है। और अगर ट्रेन के बाहर कोई पर्सन है तो उसे दोनों वेलोसिटी दिखेंगी, हॉरिजॉन्टल भी दिखेगा और वर्टिकल भी दिखेगा, तो उसको पाथ दिखेगा पैराबोलिक। तो बेसिक फंडा याद रखना है, सिंगल डायरेक्शन वेलोसिटी दिखे तो स्ट्रेट लाइन, और दो वेलोसिटीज दिखे तो पैराबोलिक पाथ होता है। हाँ, जहाँ तक एक्सेलरेशन की बात है, अगर एक्सेलरेशन ट्रेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही, मतलब ट्रेन का एक्सेलरेशन 0 है, बॉडी को उछाल दिया गया, तो चाहे अंदर वाला हो उसको भी जी दिखेगा, बाहर वाला हो उसको भी जी दिखेगा, और बॉडी में होगा कितना? अरे वो भी जी ही होगा, क्योंकि बॉडी को उछाल दिया गया है, बॉडी का कांटेक्ट ट्रेन से छूट चुका है, तो बॉडी के पास सिर्फ क्या बचा रहेगा? जी। तो अंदर वाले को भी जी, बाहर वाले को भी जी, और होगा भी जी। मगर अगर ट्रेन एक्सेलरेशन से चल रही होती तो बॉडी का एक्सेलरेशन तो जी ही होगा, ध्यान रखिएगा, बॉडी का एक्सेलरेशन तो जी ही होगा, लेकिन बाहर वाले को जी दिखेगा, लेकिन अंदर वाले को रिलेटिव दिखेगा, क्योंकि उसके पास खुद का भी तो एक्सेलरेशन है। तो अंदर वाले को दिखेगा एक जी वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल उसका खुद का, तो √a² प्लस g² दिखेगा, √a² प्लस g²। बाहर वाले को दिखेगा जी, और अगर पूछा जाए बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आंसर होगा जी, बॉडी में एक्सेलरेशन होगा ओनली जी। तो पाथ भी पता चल जाएगा और एक्सेलरेशन भी। कहते हैं कि एक प्लेन, हवाई जहाज जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और एक बॉम्ब को ड्रॉप कर देता है। वो बॉम्ब कहाँ गिरेगा? तो बॉम्ब जो है प्लेन के ठीक वर्टिकल नीचे ब्लास्ट करेगा, क्योंकि प्लेन की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू है। बॉम्ब तो प्लेन में ही था ना, और छोड़ भी देंगे तो क्या रह जाएगा? वेलोसिटी। तो बॉम्ब की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू है, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे भैया। तो हमेशा वर्टिकल बॉम्ब, प्लेन हॉरिजॉन्टल जाएगा, लेकिन बॉम्ब तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जाएगा। वर्टिकल ग्रेविटी की वजह से जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो प्लेन की वजह से जाएगा ना। तो जितना प्लेन आगे जाएगा टी टाइम में, उतना ही बॉम्ब भी आगे जाएगा टी टाइम में। तो हमेशा कहाँ ब्लास्ट करेगा? प्लेन के जस्ट नीचे ही ब्लास्ट करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बॉडी को थीटा डिग्री पे फेंका जाए, मैक्सिमम हाइट h, अब जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर होती है उस समय पर रेंज हाफ ट्रेवल हो चुकी होती है, मतलब पूरी रेंज की आधी, रेंज आधी नहीं, हाइट का आधा नहीं, मैक्सिमम हाइट पर होती है, तो जितनी भी टोटल रेंज हो उसकी हाफ ट्रेवल हो चुकी होती है। थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट किया हमने। कहते हैं एक पॉइंट, अगर ओरिजिन जहाँ से बॉडी को फेंका है वहाँ से मैक्सिमम हाइट तक एक लाइन हम खींच दें, तो एंगल आता है फाई, मैक्सिमम हाइट और जहाँ से फेंका है
वहाँ तक एक लाइन खींच दे तो एंगल आता है फाई, और बॉडी को थीटा पे प्रोजेक्ट किया है तो कहते हैं फाई और थीटा में रिलेशन बताइए। तो टेन फाई इज इक्वल टू हाफ टेन थीटा होता है। टेन फाई इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा। टेन थीटा ऊपर है, हाफ टेन थीटा होता है। एमिंग, अगर निशाना लगाना है, अगर किसी हाइट पर निशाना लगाना है या आपको हॉरिजॉन्टल निशाना लगाना है, कोई चीज़ आपके ठीक सामने है, तो आप अगर ठीक उसको देख के मारोगे तो उस पर कभी नहीं लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से बुलेट नीचे चली जाएगी। या तो आप किसी हाइट पे चले जाओ, हाइट पे जाके हॉरिजॉन्टल गोली चला दो तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, टारगेट को लग सकती है, लेकिन हाइट पर जाना पड़ेगा आपको। अगर टारगेट एक्स डिस्टेंस पर है तो हाइट कई बार पूछते हैं, तो एक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू यू √2h/g, जो हाइट वाला फार्मूला है कि किसी बिल्डिंग से बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंका जाए तो वही लगेगा। तो एक्स इज इक्वल टू यू √2h/g से कर सकते हैं। या फिर आप थोड़ा सा एम ऊपर करो, थोड़ा तिरछा कर लो अपनी गन को, ताकि थोड़ा ऊपर से जाए, ताकि वो प्रोजेक्टाइल बना के टारगेट पर ही जाकर हिट करे तो लग जाएगी। कई बार टारगेट किसी हाइट पर होता है, मान लीजिए एक बंदर है पेड़ पे बैठा है, उसको आपको गोली मारनी है, तो सर अगर आप सीधे सीधे टारगेट लेके मारोगे तो गोली कभी नहीं लगेगी, क्योंकि गोली जो है या बुलेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आएगी। तो या तो आप थोड़ा सा एंगल बढ़ा के मारो, ताकि जो भी बुलेट नीचे आए ग्रेविटी की वजह से वो बैलेंस हो जाए। या फिर एक तरीका और है, आप बुलेट को फायर करो, उसी टाइम पर बंदर भी ड्रॉप कर जाए, बंदर भी ड्रॉप कर जाए, तो फिर वो उसको लग जाएगा, तो फिर वो उसको लगेगी। आप फायर करोगे तो उसको फिर लग जाएगी। तो ये शर्त है कि उसी टाइम पर बंदर भी ड्रॉप होना चाहिए, गिरना चाहिए, तो बुलेट उसको लग जाएगी। अब एक पॉइंट और है एयर रेजिस्टेंस का, आपको और समझा दूं कि एक बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं और फिर बॉडी नीचे आती है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जो टाइम ऊपर जाने में लगता है वही सेम टाइम नीचे आने में लगता है। अगर 4 सेकंड में ऊपर गई तो 4 सेकंड में नीचे आएगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस होता है, इम्पॉर्टेंट है, बात नोट करिएगा, अगर एयर रेजिस्टेंस होता है तो ऊपर जाने का समय कम होता है, क्योंकि फोर्स है G+A। यह मोटा मोटा कॉन्सेप्ट याद रखिए, फोर्स ज़्यादा तो समय कम, फोर्स ज़्यादा तो समय कम। तो अगर ऊपर बॉडी जा रही है तो एयर का फोर्स भी नीचे, ग्रेविटी भी नीचे, तो फोर्स G+A हो जाएगा, तो टाइम कम लगेगा। लेकिन जब बॉडी नीचे आएगी, जब बॉडी नीचे आएगी तो ग्रेविटी तो नीचे लेकिन फोर्स ऊपर, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि G-A हो जाएगा। तो ऊपर जाने का समय कम होता है और नीचे आने का समय ज़्यादा होता है एयर रेजिस्टेंस की सिचुएशन में। और एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय दोनों सेम होते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं सिर्फ, जब प्रोजेक्टाइल को किसी पहाड़ी पे चलाया जाए, कारगिल का युद्ध, तो जब बुलेट किसी पहाड़ी पे जाके चलाई जाए, पहाड़ी थीटा एंगल पर पहले से इंक्लाइन है, उस पर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंके अल्फा एंगल पर, पहाड़ी से अल्फा एंगल पर, पहाड़ी पहले से थीटा इंक्लाइन है और उस पर और जाके अल्फा एंगल पर फेंके हम, तो उस सिचुएशन में जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है दैट इज 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। जो मैक्सिमम हाइट होती है वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। भैया सिंपल वाले में सिर्फ g है, लेकिन यहाँ पर अगर इंक्लाइन प्लेन पर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है तो g कॉस थीटा है। ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी का कंपोनेंट करना पड़ता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाई जी होता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन है कि पहाड़ी पे जाके प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा, और फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज होता है u स्क्वायर अपॉन जी, और नीचे ही होता है g के साथ 1 प्लस साइन थीटा, u स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन थीटा। एक्स एक्सिस में इक्वेशन दी हो, वाई एक्सिस में इक्वेशन दी हो, आपसे पूछे कि
प्रोजेक्टाइल की रेंज बताइए या इनिशियल वेलोसिटी बताइए, तो भैया एक्स एक्सिस में अलग वेलोसिटी निकाल लो, वाई एक्सिस में अलग निकाल लो। एक्स एक्सिस यानी कि यू एक्स हो जाएगा और वाई एक्सिस वाला यू वाई हो जाएगा। इनिशियल पूछे तो टी इज इक्वल टू 0 रख देना, रिजल्टेंट पूछे तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला रख देना, जो भी पूछा जाए। इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछे टेन थीटा, तो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है यू वाई अपॉन यू एक्स, वाई एक्सिस वाले वेक्टर अपॉन एक्स एक्सिस वाले वेक्टर।